नमस्कार दोस्तों, वन वे क्लासेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है भारत का भूगोल। भारत के भूगोल के बारे में जानकारी होना इसलिए आपके लिए आवश्यक है क्योंकि आप जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं उसमें बिना भूगोल को जाने या कहें कि जितने भी हमारे आसपास की जो घटनाएं हो रही हैं, जो भी हमारी जानकारी को बढ़ाने वाले जो विषय हैं, उनको बिना जाने हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को पास नहीं कर सकते हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो उन जो सामान्य अध्ययन के तमाम विषय हैं उनमें भारत के भूगोल का महत्व और भी विशेष रूप से स्वीकार किया जाता है, क्योंकि भारत का भूगोल जो विश्व भूगोल, भारत भूगोल जो पूरा संपूर्ण भूगोल है उसमें भारत के भूगोल से प्रश्न ज़्यादा आते हैं। तो अगर आपको भारत के भूगोल की जानकारी है तो आप भूगोल विषय से संबंधित ज़्यादातर प्रश्नों को कर सकेंगे और इसी कड़ी में आगे हम विश्व का भूगोल भी आपको बताते चलेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं भारत के सामान्य परिचय से। जो भारत का भूगोल का पहला टॉपिक हम लेंगे कि इसका सामान्य परिचय क्या होगा। आपसे सीधा सा अगर आपसे हमारा इंट्रोडक्शन हो, पहले आपसे मुलाकात हमारी हो, तो आपसे हम एक सामान्य जानकारी लेना चाहेंगे कि आपका सामान्य परिचय क्या है। तो वैसे ही हम भारत का एक सामान्य परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें जो है भारत हमारा चतुष्कोणीय आकृति का है। मतलब अगर हम इसको देखेंगे तो एक चतुर्भुज के आकार का हमको गोलार्ध में दिखाई देता है। इसका जो भूभाग है वो चतुष्कोणीय प्रकृति का है। तो मान लीजिए अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि भारत की आकृति क्या है तो वो चतुष्कोणीय प्रकृति की है। ठीक है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल जो है विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.43% ही है। जो विश्व का स्थलीय भूभाग है, क्षेत्रफल में हम उसके स्थलीय भूभाग को सम्मिलित करते हैं, ना कि जलीय भूभाग को। संपूर्ण जो गोलार्ध हमारा है, संपूर्ण जो पृथ्वी हमारी है, उसके जो स्थलीय भाग हैं, समुद्री भाग को छोड़ के, महासागरीय भाग को छोड़ के जो उसका स्थलीय भाग है उसका ये 2.43% ही मात्र है। लेकिन यहाँ पर विश्व की दूसरी सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पर हमारा देश है जहाँ पर 17.5% जनसंख्या विश्व में निवास करती है। ठीक है। तो ये मोटी मोटी जानकारी हो जाती है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो आपको 2.43% बताना है। ठीक है। और ये 7वें स्थान पर है, ये 7वें स्थान पर है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों की बात करेंगे कि क्षेत्रफल में क्रमानुसार कौन कौन से देश आते हैं, तो हमारा भारत जो है विश्व में 7वें स्थान पर है। जनसंख्या की बात करते हैं अगर, तो जनसंख्या में हमारा दूसरा स्थान है। हमारा जनसंख्या में दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर कौन सा देश आता है? चीन। पहले स्थान पर जो देश आता है वो चाइना देश है। तो ये मोटी मोटी जानकारी आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है। ठीक है। इतनी चीज़ों के बाद अब हम थोड़ा सा भारत की जो स्थिति है गोलार्ध पर, जो हमारे ग्लोब पर, जो हमारी पृथ्वी पर भारत की स्थिति है वो किस गोलार्ध में है, ठीक है, इन चीज़ों को देखते हैं। तो गोलार्ध की जब बात हम करेंगे तो हम जब विश्व भूगोल आपको वहाँ पे अक्षांश और देशांतर रेखा पढ़ाएंगे तो वहाँ पे दो चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि मान लीजिए ये आपका गोलार्ध, ये पृथ्वी है आपकी, और इसमें जो है दो काल्पनिक रेखाओं में के द्वारा इसको निर्धारित किया जाता है किसी भी देश की स्थिति को। तो इसमें जो है एक तो होती है आपकी देशांतर रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। ठीक है। और एक होती है आपकी अक्षांश रेखा, एक होती है अक्षांश रेखा और एक होती है देशांतर रेखा। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं इनके बीच का जो ये क्षेत्र होता है, इनके बीच का जो ये क्षेत्र होता है इसको हम कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। तो जैसे आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत किस कटिबंध में स्थिति है, तो कटिबंध से आशय हमारा यही होता है कि किन अक्षांशों के मध्य स्थित है भारत। दूसरी चीजें
कि जो ये आपका है, जो देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखाओं के जो बीच का ये हिस्सा होता है, देशांतर रेखाओं के जो बीच, दो देशांतर रेखाओं के बीच के हिस्से को क्या कहते हैं? हम गोर कहते हैं। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो उसको हम गोर कहते हैं। और कटिबंध, दो कटिबंध रेखाओं, जो कटिबंध हमारा है वो दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहा जाता है। तो भारत की स्थिति के संदर्भ में कि भारत किस गोलार्ध में, अब चूंकि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है ये गोलार्ध को दो भागों में बांटती है। एक तो पश्चिमी गोलार्ध, इधर वाला हिस्सा क्या हो जाता है हमारा पश्चिमी गोलार्ध, और इधर वाला हिस्सा हो जाता है पूर्वी गोलार्ध। और जो भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है, ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। और जो इसका ऊपरी हिस्सा होता है ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो हमारे भारत को जो स्थिति है वो यहाँ पर है कि वो उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी तरफ है, तो इसको क्या कहेंगे? पूर्वोत्तर तरफ, पूर्वी तरफ। ठीक है ना, ये हमारा चूंकि यहाँ से ये पश्चिमी हिस्सा हो जाता है और यहाँ से ये पूर्वी हिस्सा हो जाता है, यहाँ से ये उत्तरी हो जाता है और यहाँ से ये दक्षिणी हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, ठीक है, और पूर्वी देशांतर हो जाएगा। ठीक है, इसी के आधार पर भारत की स्थिति का निर्धारण किया गया है कि भारत जो है किस गोलार्ध में। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्वी तरफ है, उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी तरफ है। तो इसी के आधार पर जो भारत की स्थिति दर्शाई जाती है कि किन अक्षांशों और किस देशांतर के मध्य स्थित है, तो भारत का जो उत्तरी छोर है वो 37 डिग्री 6 मिनट, ये जो लाइन खींची जाती है इसको मिनट में कहा जाता है कि 37 डिग्री 6 मिनट है। और जो इसका दक्षिणी बिंदु है वो 8 डिग्री 4 मिनट है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है ना, क्योंकि ये जो है ये अक्षांश को दर्शा रहा है। और जो ये हिस्सा है हमारा पूरब से पश्चिम कि किस देशांतर में स्थित है ये, तो 60 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है ना, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अब आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि ये रेखा ऐसे खींची है तो हम इसको पूर्वी देशांतर क्या क्यों कह रहे हैं। तो जो निर्धारण होता है किसी देश का वो इस तरह से, हमारी ये देशांतर रेखाएं हैं, तो ये मान लीजिए एक देशांतर रेखा यहाँ पे है, एक देशांतर रेखा यहाँ पे है, तो इसके बीच का जो हिस्सा है इसको देशांतर से हम दिखाते हैं और ये जो रेखा खींची जाती है इसको हम अक्षांश के रूप में दिखाते हैं। तो ये हमारा जो विस्तार हो जाएगा कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर का मध्य। इतनी चीजें समझ में। अब ये दिक्कत आती है कि इसको याद किया कैसे किया जाए, तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप जैसे फ़ोन नंबर किसी का याद करते हैं कि किसी दोस्त ने आपको एक नंबर दिया, उसको आपको याद करना है। पहले आज तो मोबाइल में हम तुरंत उसको सेव कर लेते हैं, पहले ये सुविधा हमारे पास नहीं थी, हम तो या तो डायरी में उसको लिख के रखते थे या हम उसको याद कर लेते थे। तो मान लीजिए हमको कोई नंबर है, हमको याद करना है, तो उसको याद करिए। जैसे 10 नंबर का होता है तो वैसे हम 12 नंबर याद करेंगे कि 84 37 66 87 97 25। तो कितना हो गया? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 नंबर ये आपके हो गए। अब ये नंबर अगर आपको याद है तो आपको भारत का अक्षांश और भारत का देशांतर वो याद हो जाएगा। इसको आप तोड़ लीजिए। 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट और फिर लास्ट में 97 डिग्री 25 मिनट। ये हमारा जो है भारत की स्थिति हो जाती है। इतना क्या हो जाता है हमारा, ये उत्तरी अक्षांश और ये क्या हो जाता है पूर्वी देशांतर। ठीक है,
तो इस तरह से हम भारत की स्थिति को याद कर सकते हैं। अब अगर भारत की स्थिति इस तरह से है कि एक बिंदु से एक बिंदु तक इसके पूर्वी और पश्चिमी छोर का निर्धारण किया गया है, और दूसरा क्या है कि इसके उत्तरी और दक्षिणी छोर का निर्धारण किया गया है। एक स्थान और आता है हमारा जो 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है, वो भारत का दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है, और उसको क्या कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी होगा। और अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वहां पे इंदिरा पॉइंट होगा। आपको ऑप्शन में दोनों ऑप्शन दिए रहेंगे, तो क्वेश्चन की प्रकृति को देखते हुए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको समझते हुए आप दोनों का उत्तर आप वहां पे चयन करेंगे। ठीक है। और दो चीजें इसके बारे में और हैं। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। ठीक है, पिग्मेलियन पॉइंट भी इसको कहा जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए इंदिरा पॉइंट नहीं दिया है, पिग्मेलियन पॉइंट दिया है, तो वो चीजें आप ध्यान में रखिएगा कि हाँ, इंदिरा पॉइंट का ही नाम पिग्मेलियन पॉइंट है। दूसरी चीजें कि जो ये हमारा निर्धारण किया गया है कि किस देशांतर से किस अक्षांश के मध्य भारत स्थित है, तो इसमें एक प्रश्न और आता है कि उसका पूर्वी छोर क्या है, पश्चिमी छोर क्या है, दक्षिणी छोर क्या है और उत्तरी छोर क्या है। तो जैसा कि यहाँ दिख रहा होगा आपको कि जो इसका ये जो हिस्सा है ये पूर्वी छोर का हिस्सा है। तो अगर पूछा जाता है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, तो पूर्वी बिंदु क्या हो जाएगा? किबिथु। ठीक है ना, पूर्वी बिंदु क्या हो जाएगा? किबिथु। अगर यही पूछा जाता है पश्चिमी बिंदु क्या है, तो पश्चिमी बिंदु आपका क्या हो जाता है? गौरा मोता। ठीक है ना, जो गुजरात में स्थित है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। किबिथु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। ये जो है अरुणाचल प्रदेश में है, और ये आपका कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, इस तरह से। फिर इसका उत्तरी बिंदु कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, जो अब लद्दाख का हिस्सा हो गया है। ठीक है ना, जब ये एक राज्य हुआ करता था तो इंदिरा कॉल जो है जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, लेकिन जब से इसको संघ शासित प्रदेश बना दिया गया तो अब ये लद्दाख का हिस्सा हो गया है। और इंदिरा कॉल अब अगर क्वेश्चन में आता है कहाँ पे है, तो इंदिरा कॉल कहाँ आपका हो जाएगा? ये लद्दाख में हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ हो जाएगा? लद्दाख में हो जाएगा। तो इंदिरा कॉल, और यहाँ पे जो हिस्सा है ये आपका कन्याकुमारी। सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु, और सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा इसका हम देख लेते हैं कि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम इसका विस्तार क्या है। इसका विस्तार भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार कितना है, या पूरब से पश्चिम इसका विस्तार कितना है। तो जैसे जब हम दिशा का निर्धारण करते हैं तो हम इस तरह से एक डायग्राम बनाते हैं। इसको क्या कहते हैं? उत्तर मान लेते हैं, ये दक्षिण हो जाता है हमारा, ये पश्चिम हो जाता है, और ये पूर्वी हिस्सा हो जाता है। तो जब हम इसके उत्तर और दक्षिण की दूरी का निर्धारण करते हैं, तो इसमें जो हमारा उत्तर से दक्षिण का हिस्सा होता है, इसको याद करने का एक तरीका है, सबसे आसान तरीका, उसको देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, फिर उसी के आगे 2 लिखेंगे, उसके आगे 3, और सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे? 4। तो 3214 किलोमीटर। ठीक है ना, 3214 किलोमीटर ये उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई है। और इसमें जो है 2933 किलोमीटर इसकी ये चौड़ाई है। ठीक है, 2933 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। इसको याद करने का एक तरीका और है कि अगर ये आपको याद है 1 2 3 4, तो इसका अंतर कितना आता है? 281। अगर इसको हम घटा देंगे, इसमें से इन दोनों का अंतर 281 आता है, तो ये चौड़ाई हमारी अपने आप निकल के आ जाएगी। चौड़ाई आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, केवल आपको अंतर पता होना चाहिए। तो ये जो दूरी हमारी है, ये जो दूरी कितनी हमारी हो जाती है? ये 2933 किलोमीटर हो जाती है। और ये दूरी जो हमारी आती है वो आपकी हो जाती है 3214 किलोमीटर। ठीक है, तो ये उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम आपकी लंबाई और चौड़ाई है भारत देश की। इतना मोटा मोटा चीजें आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं इस पे।
कुछ चर्चाएं भारत के बारे में और कर लेते हैं। जैसे अभी तक आपने उसके दूरस्थ बिंदु और चारों तरफ जो कौन कौन से उत्तर का बिंदु कौन सा है, दक्षिण का बिंदु कौन सा है, पश्चिम का बिंदु कौन सा है, पूरब का बिंदु कौन सा है, इन चीज़ों को आपने देखा। अब इसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो भारत है उससे एक रेखा गुजरती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। तो ये कर्क रेखा जो है, जो हमारी कर्क रेखा गुजरती है वो इस तरह से गुजरती है, ठीक। ये हमारी कर्क रेखा है। कर्क रेखा कितनी डिग्री पे इसको कहा जाता है, 23.5 डिग्री, ठीक है। ये जो है उत्तरी अक्षांश होती है ये, और इसी को क्या कहा जाता है, कर्क रेखा। इसी को कहा जाता है कर्क रेखा। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि दे दिया जाएगा, उसमें डिग्री दे दी जाएगी कि कर्क रेखा कौन सी है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उसमें दक्षिणी अक्षांश भी रहेगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। जो उत्तरी अक्षांश रेखा, क्योंकि विषुवत रेखा के ऊपर स्थित है, तो विषुवत रेखा के ऊपर जो स्थित है तो इसीलिए उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, और 23.5 डिग्री जो है कर्क रेखा होती है। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो 8 राज्यों से जब होकर गुजरती है तो आपसे यही प्रश्न पूछा जाएगा कि इनमें से किन राज्यों से होकर गुजरती है या किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। तो सबसे पहले यहाँ हमारा गुजरात आ जाता है। ये रेखा गुजरात से होकर गुजरती है। फिर थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान का आ जाता है, राजस्थान से भी रेखा गुजरती है। एक और राज्य आ जाता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से होके गुजरती है। उसके बाद आपका आ जाएगा छत्तीसगढ़, फिर आ जाएगा झारखंड, उसके बाद यहाँ आ जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, यहाँ आ जाएगा आपका त्रिपुरा, और यहाँ आ जाएगा आपका मिजोरम। तो ये कितने राज्य हो गए आपके, 8 राज्य। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन राज्यों को आप क्रम से याद रखिएगा। इनमें इससे कभी हर एग्जाम में लगभग आपको प्रश्न मिल जाएगा कि कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित है, कौन सा राज्य इनमें से कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। क्रम बताइए, उत्तर से दक्षिण कर्क रेखा पर, पूरब से पश्चिम क्या क्रम होगा, या पश्चिम से पूरब क्या क्रम होगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखिए आप लोग। एक क्वेश्चन और बनता है कर्क रेखा से संबंधित कि कर्क रेखा के उत्तर कौन सा राज्य है। तो जो राज्य इस पे स्थित हैं उनको हम उसका सेंटर मानेंगे, उसको उत्तर या दक्षिण में नहीं डिवाइड करेंगे। इनके अलावा जो भी ऊपर के राज्य हैं वो उत्तर में आ जाएंगे। जैसे आपका उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार यहाँ आ जाएगा, यहाँ सिक्किम हो गया, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़ के जो 7 सिस्टर्स हमारे हैं, दो राज्यों को छोड़ के बाकी के 5 राज्य, राजस्थान यहाँ छूट गया तो हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये राज्य कर्क रेखा के उत्तर स्थित है। बाकी जो नीचे के राज्य हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इनको छोड़ के महाराष्ट्र आपका आ जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा आपका, तेलंगाना हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तमिलनाडु, इधर आपका गोवा हो जाएगा, फिर कर्नाटक हो जाएगा, केरल हो जाएगा। ये सब राज्य कहाँ हैं, कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें याद रखिए कि कर्क रेखा के उत्तर में कौन से राज्य हैं, कर्क रेखा के दक्षिण में कौन से राज्य हैं, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, कितने डिग्री को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा जो है हमारी वो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो कर्क रेखा जो है वो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। हम इस तरह से आपकी तैयारी कराएंगे कि कोई भी क्वेश्चन ज्योग्राफी का आपको ना तो छूटने पाएगा और ना तो वो गलत होने पाएगा। एक चीज थोड़ा सा हम और देख लेते हैं कि जो भारत के क्षेत्रफल को, जैसे मैंने अभी बताया आपसे कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। तो 7वां स्थान अगर है तो इसके पहले जो है 6 देश कौन कौन से हैं, तो उनको याद करने का मैं आपको तरीका सिखा देता हूं। जैसे पहला सबसे बड़ा देश जानते ही होंगे आपका रूस है, ठीक है। उसके बाद कौन सा देश आता है, कनाडा आता है आपका, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका आएगा,
ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, चाइना आएगा, फिर आपका ब्राजील आएगा, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया आएगा, 6 ये हो गए। 7वां आपका भारत है, और एक और हम देख लेते हैं अर्जेंटीना। ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 क्रमानुसार 8 देश ऐसे हैं जो विश्व में सबसे बड़े देशों में गिने जाते हैं। सबसे पहले स्थान पर आपका रूस आता है, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पे चीन, 5वें पे ब्राज़ील, 6वें पे ऑस्ट्रेलिया, 7वें पे हमारा भारत और 8वें पे अर्जेंटीना। इसको याद करने का तरीका क्या है, आप एक कोड बना लीजिए। आर से रसिया हो जाएगा, सी से कनाडा हो जाएगा, यू से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो जाएगा, सी से चाइना हो जाएगा, बी से ब्राज़ील, ए से ऑस्ट्रेलिया, बी से भारत और ए से अर्जेंटीना। तो इसको याद करने का क्या तरीका, आर सी यू सी बाबा। आप ये कोड याद रखिए, आर सी यू सी बाबा। तो आर से आपका रसिया हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, कनाडा, फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फिर चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत जो है, जो विश्व के जो स्थलीय भाग है उनका 2.43% हिस्सा अपने क्षेत्रफल के रूप में वो उसको घेरा हुआ है, जिसमें उसका 7वां स्थान है। उससे बड़े जो 6 देश हैं वो आपके रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया आते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। तो आज का जो मोटा मोटा ये रहा कि हमने क्या देखा आज, कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, उसकी अक्षांशीय स्थिति क्या है, उसकी देशांतरीय स्थिति क्या है, किस प्रकार से भारत उत्तरी अक्षांश में स्थित है। उत्तरी अक्षांश में स्थित होने के कारण, पूर्वी भाग में स्थित होने के, उत्तरी अक्षांश के पूर्वी तरफ, उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी तरफ स्थित होने के कारण इसकी जलवायु किस प्रकार की, थोड़ी सी जलवायु पे बात कर लेते हैं कि इसकी जलवायु किस प्रकार की हो जाती है। तो जलवायु जो इसकी हो जाती है वो मानसूनी प्रकार की है। ये जो है जलवायु मानसूनी प्रकार की, यहाँ की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। ठीक है। तो यहाँ की जलवायु के बारे में अगर हम देखेंगे, तो जब हम जलवायु आपको पढ़ाएंगे तो यहाँ की जलवायु के बारे में आपको विस्तृत से बताएंगे। जैसे अभी मैंने बताया कि 2 अक्षांशों के मध्य की जो भूभाग होता है उसको कटिबंध कहा जाता है। तो भारत को अगर कटिबंध के दृष्टि से देखा जाए तो भारत उष्ण और उपोष्ण, उष्ण और उपोष्ण, उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में स्थित है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है, तो जलवायु वहाँ की मानसूनी प्रकार की है। किस कटिबंध में स्थित है, तो उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। तो प्रश्नों की प्रकृति के अगर अंतर को आप समझेंगे तब आप प्रश्न को अच्छे तरीके से कर पाएंगे, नहीं तो आपसे गलतियां एग्जाम में बहुत होंगी। ठीक है, तो आपको इस चैनल के माध्यम से जो भी कन्फ्यूजन जितने हैं उन सबको दूर किया है। परीक्षा में किस तरह की दिक्कतें आती हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने में किस तरह की समस्याएं आती हैं, उन चीज़ों को दूर किया जाएगा और आपको एक बेहतर रिजल्ट आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होगा। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठेंगे तो आप निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोग देखे रहिए। बाकी इसके अगले चैप्टर में हम भारत का जो पड़ोसी देश हैं उसकी जो सीमाएं हैं, किन किन देशों से लगती हैं, कौन कौन से देश कितने कितने क्षेत्रफल पे हैं, कौन कौन से राज्य किस तरह से किन राज्यों से सटे हुए हैं, कौन सा देश सबसे ज़्यादा राज्य को स्पर्श करता है, किसकी स्थलीय सीमा ज़्यादा है, किसकी जलीय सीमा ज़्यादा है, इन सभी टॉपिकों के साथ आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।